न्यूज नशा, आदत हर खबर की। मोदी के चहेते मंत्री कहें या मोदी की मजबूरी कहें, अनुराग ठाकुर मोदी के फ्रेम में बेवजह फिट रहे। उसकी वजह ये ही थी कि मजबूरी कहें तो अनुराग ठाकुर की जय शाह के साथ में जो करीबियां रही, जिसके चलते अमित शाह ने मोदी को मजबूर रखा कि वो अनुराग ठाकुर को कहीं ना कहीं फिट करके रखें। कहने को तो वो मंत्री थे, लेकिन करने के लिए वो जय शाह के साथ थे। जय शाह के साथ क्या कर रहे थे ये सब जानते हैं। कैसे बीसीसीआई में थे जब अनुराग ठाकुर और जय शाह को बैसाखी बनकर पूरा सपोर्ट किया था, चलना सिखाया था। इन सब का कुछ तो बदला देना ही था। अमित शाह ने अनुराग ठाकुर को मंत्रालय दे दिया, लेकिन अनुराग ठाकुर क्योंकि ऐसे परिवार से ताल्लुक रखते रहे हैं जो कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मुट्ठी में नहीं आने वाले थे, शायद इसी वजह से हिमाचल के चुनाव में अनुराग ठाकुर ने जहां पर पलटी मारने की कोशिश की थी, उसकी खबर कई गुना बढ़ाकर जेपी नड्डा ने आग लगाकर दिल्ली पहुंचा दी, जिसके चलते अनुराग ठाकुर के करियर पर एक बड़ा ऐसा निशान लग गया जो कि उन्हें अब आगे नहीं बढ़ने देगा। अनुराग ठाकुर का नाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए भी उठ रहा है, लेकिन ये बात थोड़ी नामुमकिन सी ही लगती है, जिस तरह से उन्हें मंत्रालय से दूर रख दिया गया है। आपको याद होगा कि पहले भी अमित शाह कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर काम कर चुके हैं। ऐसी ही कोई तैयारी आने वाले वक्त में दिखाई देने वाली है। यहाँ पर एक बार फिर से साफ हो जाने वाला है कि अनुराग ठाकुर को कैसे किनारे कर दिया गया है, लॉलीपॉप देकर बच्चे की तरह बिठा दिया गया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की ये जोड़ी तमाम युवा नेताओं को लॉलीपॉप देने का ही काम कर रही है। या तो उनको देती है जो नए हैं और कुछ बोल नहीं सकते, या फिर उनको देती है जो नए तो हैं और बहुत कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन उन्हें कैसे किनारे बिठाना है वो लॉलीपॉप उन्हें दे दिया जाता है। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य ये है कि अनुराग ठाकुर को भी चुनाव से पहले वरुण गांधी के साथ जब एक कमरे में नरेंद्र मोदी ने रोक लिया था और बात की थी और ये बताया था कि किस तरह से अनुराग ठाकुर और वरुण गांधी के बीच में अंतर है, कितना अंतर है और ये क्यों अंतर है। जब वरुण गांधी की बात सामने निकल कर आई तो ये पता चला कि नरेंद्र मोदी ने अनुराग ठाकुर को कमरे में इसलिए रोका और ये कहा कि मैंने तुम्हारी कितनी मदद की, तुम भी राजनीतिक परिवार से हो, वरुण गांधी भी राजनीतिक परिवार से है, मैंने वरुण की मदद नहीं की, तुम्हारी मदद की, तुम्हें मंत्री बनाया, तुम्हें कितनी ताकत दी, लेकिन ये लीडर बन गया है, ये जनता में अपनी बात सामने रखता है और तुम ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हो। ये तमाम तरह के तंज नरेंद्र मोदी ने एक तीर से दो निशाने साधते हुए दोनों को ही दिए थे। एक तरफ वरुण गांधी को ये निशाना साधा था कि वो लीडर बन गया है। हालांकि सब जानते हैं बीजेपी में कि लीडर सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है नरेंद्र मोदी खुद। ऐसे में उन्होंने वरुण गांधी पर अच्छा खासा तंज किया, क्योंकि कुछ समय से वरुण गांधी भी लगातार बीजेपी को लेकर कुछ ना कुछ बातें अपने बयानबाजी में कर रहे थे और ये बातें लगातार मोदी जी को नागवार गुजर रही थी। इसीलिए उनका पत्ता भी साफ कर दिया, उन्हें टिकट नहीं दिया गया, ये बात साफ हो गई। क्योंकि अगर इस मुलाकात में उन्होंने वरुण गांधी की वाकई में तारीफ की थी तो उन्हें टिकट तो जरूर मिलता, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। वहीं पर अनुराग ठाकुर, जिनको मंत्रालय नहीं मिला, उनको भी उन्होंने इस वक्त आईना दिखाने का काम कर दिया है। कुल मिलाकर के दोनों युवा नेता, तेज तर्रार नेता, हिंदू की तर्ज पर चलने वाले नेता, तीखे तेवर वाले नेता, बिना किसी से डरे समाज में धार्मिक उन्माद फैलाने वाले नेता, ये दोनों वही नेता जो बोल रहे थे वो किस तरह से मोदी को खुश करना चाहते थे, लेकिन मोदी जी खुश नहीं हुए। मोदी जी ने दोनों को सजा दे डाली। फिलहाल अनुराग ठाकुर को जब तक कोई बड़ा पद पार्टी में अगर नहीं मिलता है तो ये तो साफ ही माना जाएगा कि अनुराग ठाकुर को भी एक बड़ी सजा मिली है। वहीं दूसरी तरफ वरुण गांधी की अगर बात करें तो उनकी सजा तो पहले ही जनता के सामने आ चुकी है। कैसे उन्हें चुनावी मैदान से ही दूर कर दिया। वरुण गांधी ने खूब पैर पटके, कहीं ना कहीं इस तरह की कई खबरें भी सामने आई चुनाव के दौरान कि वरुण गांधी खुद निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने कई पार्टियों के दरवाजों पर दस्तक भी दी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। वरुण गांधी का स्वागत किसी ने किया नहीं। ऐसे में वरुण गांधी तो अपने घर बैठ गए, लेकिन लंबे वक्त तक ऐसा होगा नहीं। हाँ, वहीं पर अब अनुराग ठाकुर हैं, जो कि हिमाचल की राजनीति में अच्छा खासा दम रखते हैं। उनके सामने जेपी नड्डा हैं, जो कि हिमाचल की ही राजनीति से हैं। हालांकि नई नई कंगना भी आई हैं, जिनकी राजनीतिक जानकारी शून्य है। किसी तरह से कुछ अच्छी मीडिया बाइट जरूर दे पा रही हैं।
लेकिन उससे उनकी राजनीतिक जानकारी पर मोहर लग जाए इतना जल्दी ये हो नहीं सकता। कुल मिलाकर के बात सामने ये है कि अनुराग ठाकुर के सामने इस वक्त जेपी नड्डा एक बड़े रोड़े की तरह आ चुके हैं। जेपी नड्डा के बाद अगर अनुराग ठाकुर को ये पद मिल गया पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का, तो ये भी मुमकिन नहीं लगता है, क्योंकि पहले ही हिमाचल से जेपी नड्डा थे और अब एक बार फिर से राष्ट्र अध्यक्ष के पद पर हिमाचल से ही अगर कोई नेता आया तो आरएसएस भी यहाँ पर काफी ज्यादा बवाल खड़ा कर सकती है। ये कहा जा सकता है कि इन दोनों नेताओं को, जिनको मोदी जी ने अपने कमरे में रोका था चुनाव से पहले, दोनों का ही करियर चौपट कर दिया। तो जरा संभल कर रहिएगा और इन खबर पर नजर रखिएगा कि मोदी जी के कमरे में कौन नेता इस तरह से बुलाया जाता है। कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। अरे बड़ा संविधान 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 करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानित प्रताड़ित करते हैं। अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने। यहीं सर यहीं नहीं रुके, इनके साथी वो भी चुनकर आए जिन्होंने इस पवित्र स्थल पर जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। ये जय फिलिस्तीन का नारा मंजूर नहीं है। क्या यही दिन देखना था अध्यक्ष जी? अरे जो मां भारती के लिए ना बोल सके, जो मां भारत माता की जय करने में जिनके मुंह में दही जम जाता हो, होंठ सिल जाते हो, वो जय फिलिस्तीन के नारे लगाएंगे? क्या हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं? कभी ये लोग जय पाकिस्तान जय चीन भी बोलेंगे? ये दुर्भाग्य है अध्यक्ष जी, ये दिन। और मैं एक और कहना चाहता हूं, संविधान को बार बार हाथ में लहरा कर क्या करना चाहते हैं? अगर नेता प्रतिपक्ष अपने आप को संविधान के रक्षक कहते हैं, तो मैं चुनौती देता हूं कि वो सदन में आए और आश्वासन दें कि इमरजेंसी जैसी गलती कांग्रेस वापस कभी नहीं करेगी। आपको देश को कहना पड़ेगा। और मैं कहता हूं कि इमरजेंसी पर जब प्रस्ताव आया, तो क्या उस प्रस्ताव पर आप सहमत हैं और इसको शामिल होंगे, उनका समर्थन करेंगे? और यही नहीं, माफी भी आपको देश से मांगनी चाहिए। सभापति जी, संविधान इज बीइंग टॉस्ड अराउंड लाइक द वर्ल्ड सेक्युलरिज्म वाज, devaluating and demeaning it, that too by a party who has forever been acting against the ethos of both the words। इन्होंने पहले कभी धर्मनिरपेक्ष शब्द का और कभी संविधान का दुरुपयोग ही किया है, और भी अपने लिए किया है। सच्चाई यह है कि जिन्होंने देश को संविधान दिया, वो बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित, प्रताड़ित, पीड़ित और पॉलिटिक्स से बाहर करने का काम किया, तो आप लोगों ने ही किया था। अरे गौरव जी, दर्द होगा आपको, गौरव जी, दर्द होगा कांग्रेस को, क्योंकि आप लोगों ने ही बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ जो रचा वो देश जानता है, इतिहास गवाह है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब शपथ ली, तो उसके बाद संविधान के आगे माथा टेका, तब भी और इस बार भी संविधान को नमन किया और संविधान के अनुसार देश चलाने की बात की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ किसी ने बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार ने बनाया। बाबा साहब अंबेडकर की जन्मस्थली, शिक्षा स्थली, चैत्य भूमि और शिक्षा भूमि, महापरिनिर्वाण भूमि, पांचों स्थानों पर नागपुर, मऊ, मुंबई, दिल्ली और लंदन में जमीनें लेकर वहां पर म्यूजियम, स्मारक और वहां पर उसको मान सम्मान देने का काम किया। पंचतीर्थ बनाया तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने बनाया। मैं आप सबसे एक और पूछना चाहता हूं, कितने पन्ने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? कितने? ऐसा मोटा करके मत बताओ, पेज कितने होते हैं? रोज लेके घूमते थे, कभी खोल के पढ़ो तो सही। अरे पढ़ते हो नहीं, लहराते फिरते हो। निकालो जेब से देखो, अरे निकालो जेब से देखो, नकल ही मार लो। बताओ कितने पन्ने होते हैं? अरे बड़ा संविधान करते थे। पहले संविधान बनाने वाले को, उनको पानित प्रताड़ित करते हैं। अब संविधान दिखाते, पढ़ते नहीं है। संविधान को कुचला किसी ने।
माननीय सभापति जी, अगर संविधान को तार तार किसी ने किया था, संविधान को कुचलने का किसी ने काम किया था, तो वो भी आपने इमरजेंसी लगाकर किया था। देश आपको माफ नहीं करेगा। अरे 251 पन्ने होते हैं भाई साहब संविधान में, खोल के देख लो जरा। और माननीय सभापति जी, एक कहावत है, दादा आपको क्यों दर्द हो रही है? इमरजेंसी उन्होंने लगाई थी, आप ऐसे ही अपने उड़ता तीर ले रहे हो। बाद में मैं सभापति जी, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं, ये तृणमूल कांग्रेस बीच में आ गई है। अब सच्चाई तो ये है माननीय सभापति जी, सच्चाई ये है कि जो कभी कांग्रेस के नेता सदन थे, सच्चे तृणमूल वाले इनके लिए बोलते कांग्रेस के लिए, आज कांग्रेस तो अपने नेता सदन अधीर रंजन चौधरी के लिए खड़ी नहीं हुई, एक सभा करने भी इनके नेता नहीं गए, और ममता जी के आगे उनको बेचारे को कांग्रेस अपने नेता के साथ खड़ी नहीं हो पाई। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि कांग्रेस को बंगाल में घुटने टेकने जरूरी था? और बैठिए, तमिलनाडु में है, बैठिए। मारन जी को दर्द हो रहा है। मैं कांग्रेस के बारे में इतना ही कहूंगा, ये तो संविधान की बात आपके मुंह से वो लगती है कि 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। और कांग्रेसीकरण करने की बात करूं, जैसा ये हर योजना का करते हैं, अगर इसको मैं कांग्रेसीकरण करके कहूं कि 100 संशोधन करके कांग्रेस संविधान बचाने को चली। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको